नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। चौहान सर लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं राकेश चौहान एक बार फिर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया पार्ट 6। हमारा यूनिट चल रहा था वैद्युत रसायन। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था नैनसर्ट समीकरण के एप्लीकेशन यानी नैनसर्ट समीकरण के अनुप्रयोग और उनके ऊपर महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। वो लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर था। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 में पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्य या आयनिक चालकत्व। इनसे संबंधित कुछ मूल धारणाएं भी पढ़ेंगे, जैसे आपने सुना होगा विद्युत चालकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, मोलर चालकता, इन सब का अध्ययन करेंगे। मैं बात करूं वैद्युत अपघट्य या आयनिक चालकत्व की। पहले तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत अपघट्य क्या होता है। जैसे मैं बात करूं किसी भी पदार्थ के जलीय सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में अगर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो अपने मूल तत्वों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है वैद्युत अपघट्य। तो डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं हम। किसी पदार्थ के जलीय विलयन यानी उसका सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए? एक्वा सॉल्यूशन, या होना चाहिए गलित अवस्था में अगर क्या प्रवाहित की जाए? विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वहां अपने मूल तत्व यानी मूल परमाणु में टूट जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत अपघट्य। जैसे मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट उदाहरण की बात करूं, बेहद साधारण सा उदाहरण है NaCl। सुना होगा आपने इनके बारे में, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है। इनका मैं ले रहा हूं AQ, यानी यहां पे ये AQ लिखा हुआ है यानी एक्वा सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। अगर मैं इसमें धारा प्रवाहित करूं यानी इलेक्ट्रिक करंट, क्या प्रवाहित कर रहा हूं मैं? विद्युत धारा। क्या प्रवाहित कर रहा हूं इसमें? विद्युत धारा। तो यह अपने आयनों में टूट जाएगा या अपने मूल तत्वों में टूट जाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत अपघट्य। इसे आयनिक चालकत्व भी कहते हैं। मैं बात करूं जैसे अगर यहां पे अगर 2 से गुणा करूं तो यहां क्या होगा? 2Na और यहां होगा Cl2। एक उदाहरण और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मैं बात करूं, CH3COOH। यह एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अगर इसमें मैं प्रवाहित करूं विद्युत धारा, क्या प्रवाहित कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक करंट, तो यह अपने मूल तत्व या आयनों में टूट जाता है H+। यानी किसी पदार्थ के जलीय विलयन यानी उसके एक्वा सॉल्यूशन या गलित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर वो अपने मूल तत्व या मूल परमाणु में टूट जाता है या आयनों में टूट जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। अब हम इनसे संबंधित कुछ धारणाएं यानी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। अब हम पहला महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, विद्युत चालकता। क्या होती है विद्युत चालकता? अगर आप किसी चालक की बात करो तो किसी चालक में चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। किसको कहते हैं? अगर प्रतिरोध R है, अगर उसका 1/R कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो सकती है? विद्युत चालकता। यानी किसी चालक में चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होती है? तुल्य होती है। यानी मैं बात करूं किसी चालक, और आप सब जानते हो चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। किसी चालक में चालकता, किसी चालक में चालकता उस पदार्थ के प्रतिरोध, उस पदार्थ के प्रतिरोध किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस यानी R। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। महत्वपूर्ण है डेफिनेशन। यानी अगर आप किसी भी चालक की चालकता यानी विद्युत चालकता के बारे में जानकारी चाहते हो, यानी अगर आपके पास प्रतिरोध ज्ञात है, अगर उस प्रतिरोध का 1/बट्टा कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो सकती है? विद्युत चालकता। यानी किसी चालक यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो होता है चालक। में चालकता उस पदार्थ यानी जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, पदार्थ के प्रतिरोध
के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। अब मैं बात करूं प्रतिरोध की, तो विद्युत धारा किसी पदार्थ में आवेश के प्रवाह के कारण होती है विद्युत धारा, और उस धारा के अंदर उत्पन्न होने वाली बाधा वह कहलाती है प्रतिरोध। अब मैं बात करूं इसे कैसे व्यक्त करते हैं, इसे C या G, याद रखना ये दोनों, इसे C या G से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? C या G से व्यक्त करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब परिभाषा के अनुसार हम इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। केवल एक सूत्र याद रखना है और मात्रक याद रखना है। कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, हमारे पास विद्युत चालकता यानी प्रतीक है, या तो होगा C या होगा G। अब ये बात कह रहा है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम करो। व्युत्क्रम होता है 1 प्रतिरोध यानी R। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे डेरिवेशन फॉर्म निकालेंगे, किसी में रिलेशन निकालेंगे तो आगे ये यूज होगा। तो मैं बात करूं यहाँ पे जो ये R है वो शो कर रहा है प्रतिरोध को। किसको शो कर रहा है? प्रतिरोध को। और आप सब 10th क्लास में पढ़ के आए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अगर मैं यहाँ R की वैल्यू रख दूं, R बराबर ओम यानी R प्रतिरोध का मात्रक, तो G या C 1 ओम, या ओम का प्रतीक होता है ऐसे। यहां ओम की घात कितनी है? 1। जैसे इधर ध्यान देना थोड़ा सा, 1/A⁵ है, तो ये ऊपर जाएगी तो A⁻⁻5। उसी प्रकार 1/A⁻3 ये ऊपर जाएगी तो -3। तो साथियों इसी तरह यहां पे ये फॉलो करवाना है। अगर आप चाहो तो ये भी सही है, 1/ओम इसका मात्रक सही है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? ओम इनवर्स। विद्युत चालकता क्या होती है कि किसी चालक में चालकता उस पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम के तुल्य होती है चालकता। ये फॉर्मूला याद रखना है और ये इसका मात्रक याद रखना है। अब हम एक ऐसा रिलेशन निकालेंगे जिससे हम चालकत्व, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, इन सब के बारे में जान लेंगे। ये समझ में आ गया हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। चालकता के बारे में हम बात करेंगे वापस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जिससे PDF उपलब्ध नहीं हो रही है, PDF भी आप ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने का मैंने आपको टाइम दिया। अब आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 10th क्लास में एक संबंध पढ़ा होगा, प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता। प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता, लंबाई पर निर्भरता, ये 10th क्लास में 10वां यूनिट है विद्युत धारा। तो प्रतिरोध होता है किसी तार का उसके लंबाई के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? जो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इक्वेशन फर्स्ट इसको दे रहा हूं, ध्यान देना, एक संबंध निकाल रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट। किसी तार का प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई L है, तो रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंट एंड लेंथ, प्रतिरोध और लंबाई में क्या संबंध होता है आप सब जानते हो 10वीं क्लास में। प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती, यानी जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना प्रतिरोध बढ़ेगा। आप दैनिक जीवन में देख सकते हो, जितना पतला तार होगा उसमें बाधा यानी जल्दी शॉर्ट सर्किट होगा, यानी लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा। यह संबंध इसी तरह आपने पढ़ा होगा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यह भी आपने पढ़ा होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोध की निर्भरता, ध्यान देना 10वीं का कंसेप्ट है लेकिन यहां यूज होगा प्रतिरोध की निर्भरता। तो आपने ये वाला फॉर्मूला वहां पढ़ा होगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। यहां A क्या है? एरिया। क्या है? एरिया। और यहां क्या है? L लेंथ। क्या है? लेंथ। यहां जो
क्षेत्रफल है प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ता है या घटता है। अगर आपने किसी तार के क्षेत्रफल को बहुत अधिक बढ़ा दिया तो उसमें प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाएगा, यानी प्रतिरोध बहुत कम होता है जितना तार मोटा होता है। इसीलिए तार मोटे हो तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार हमने समीकरण 1 और समीकरण 2, आप ध्यान देना समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करके मैं एक नई समीकरण निकाल रहा हूं। तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, जब भी समानुपाती का ये चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई ज्ञात राशि यानी कांस्टेंट स्थिरांक वैल्यू आती है। तो यहां पे जो R हमने 10वीं क्लास में K लिया था, लेकिन यहां पे 12th में है तो रो लेना पड़ेगा L बाई A। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, R क्या है, रो क्या है, L क्या है और A क्या है। यहां पे जो R है जो है प्रतिरोधकता, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिरोधकता। R क्या है बच्चों, प्रतिरोधकता। और A है क्षेत्रफल, एरिया। और जो L है वह है लेंथ यानी लंबाई, तार की लंबाई। और R सबको पता है प्रतिरोध। तो इस प्रतिरोधकता को कभी कभी बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं अन्य नाम इसका, विशिष्ट प्रतिरोध। अब आपको अगर है ना प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन निकालनी है तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। R बराबर रो L बाई A। इस L की जगह मैं रख दूं 1 सेंटीमीटर ले लूं, और इस A की जगह ले लूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 से 1 ये वाली राशि कट जाएगी और रो होगा वो किसके बराबर होगा, R के बराबर। यानी यदि किसी तार की लंबाई, फिजिक्स का कंसेप्ट है, यदि किसी तार की लंबाई इकाई और क्षेत्रफल इकाई मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जो प्रतिरोध होगा वही किसके तुल्य होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के तुल्य। अब मैं बात कर रहा हूं, इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहा हूं। तो इकाई लंबाई व इकाई क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध किसके तुल्य होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के तुल्य। तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी इस फॉर्मूले से एक केमिस्ट्री का जो यूजेबल फॉर्मूला वो हम निकालेंगे। तो लास्ट में क्या फॉर्मूला था बच्चों, वो आपको याद रखने का मैंने बोला था, तो मैं एक बार वापस लिख रहा हूं। हमारे पास लास्ट में ये वाला फॉर्मूला आया, R बराबर रो L बाई A, इक्वेशन 3। ये हमारे पास आखिरी में इक्वेशन आई थी। अगर इस समीकरण को मैं उल्ट दूं, यानी इसका उल्टा लिखूं, तो R के स्थान पे लिखूं 1/R। ध्यान देना, रो के स्थान पे 1/रो, रो के स्थान पे क्या लिख रहा हूं, 1/रो, और इसको लिख रहा हूं उल्टा यानी A/L। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 4। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, अभी आपने विद्युत चालकता के बारे में पढ़ा, विद्युत चालकता 1/R को मैंने वहां पे क्या लिखा था, 1/R। मैंने या तो कहा C या G, अभी पढ़ा हमने 1/R। तो मैं क्या इसके स्थान पे 1/R लिख दूं, तो इसके स्थान पे मैं लिख रहा हूं 1/R के स्थान पे लिख रहा हूं G। क्या लिख रहा हूं, G। और 1/रो ये होता है कप्पा। याद रखना है आपको, 1/रो बराबर क्या होता है, K। क्या होता है, कांस्टेंट है K, जिसे बोला जाता है कप्पा। आपके नोटबुक में मिलेगा आपको कप्पा। तो मैं इसके स्थान पे लिख रहा हूं K, और ये A अपने स्थान पे पड़ा है और L अपने स्थान पे पड़ा है। इसको दे रहा हूं इक्वेशन 5। समीकरण 5 में जो राशियां आ रही है बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मैं G की बात करूं तो G यहां क्या कहलाएगा, ध्यान देना। वहां पे हमने विद्युत चालकता के बारे में पढ़ा, लेकिन यहां पे ये चालकत्व है, अभी मैं सिद्ध करूंगा कैसे। यहां पे ये है चालकत्व, क्या है, चालकत्व। और यहां पे ये जो K है, एक एक पॉइंट को ध्यान देना, यहां ये है चालकता। क्या है, चालकता। अब ध्यान देना, अगर क्षेत्रफल इकाई और लंबाई इकाई, यानी एक ऐसे विद्युत अपघटे की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना, ये कोई वैद्युत अपघट है। क्या है,
वैद्युत अपघटे, ये कोई वैद्युत अपघटे हैं, क्या है। अब हम परिभाषा निकाल रहे हैं इसकी और इसकी, ध्यान देना। ये कोई वैद्युत अपघटे हैं जिसका आयतन इकाई है, ध्यान देना, इकाई आयतन, इकाई आयतन वैद्युत अपघटे का। और इसमें वैद्युत अपघटे में 2 इलेक्ट्रोड है। क्या है, इलेक्ट्रोड। आपने अगर इस यूनिट को कंटिन्यू पहले पार्ट से देखा है तो इलेक्ट्रोड के बारे में संपूर्ण जानकारी है आपको। जिसका इलेक्ट्रोड बनाना हो उसको उसके लवणीय सॉल्यूशन में डाला जाता है। और ये है यहाँ इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल। और यह दोनों परस्पर कितनी दूरी पे है, 1 मीटर, यानी इन दोनों की लंबाई यानी ये दूरी कितनी है, इकाई मीटर पे स्थित है, ध्यान देना। और इनका क्षेत्रफल, या तो आप इन मीटर को सेंटीमीटर में ले लो, यानी ये भी सेंटीमीटर में, और इनका क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनका आयतन क्या है, इकाई। अब ध्यान देना, ये यहीं से यहाँ पे वैल्यू रखनी है। थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक वैद्युत अपघटे जिसमें 2 इलेक्ट्रोड, परिभाषा बनानी है हमें, चालकत्व की परिभाषा निकालनी है, यानी एकांक आयतन। मैं परिभाषा लिख रहा हूं साथ साथ में, एकांक आयतन, ध्यान देना, एकांक आयतन, एकांक आयतन के विद्युत अपघटे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे, वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा विस्तार से बताया हुआ है। एकांक आयतन के विद्युत अपघटे में, विद्युत अपघटे में 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड हो तो, ये कंडीशन है, ध्यान देना बच्चों, हो तो अगर एकांक आयतन के विद्युत अपघटे में 2 इलेक्ट्रोड परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित हो और उनका क्षेत्रफल हो इकाई, तो जो चालकत्व होगा, बहुत ही इजी डेफिनेशन, जो चालकत्व होगा वही क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा। कैसे, अब इस फॉर्मूले में अगर ध्यान देना, ज्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो इजी लगेगा। ये फॉर्मूला है, अगर उसका क्षेत्रफल इकाई और उसकी लंबाई इकाई, तो उस पदार्थ की चालकता ही चालकत्व कहलाती है, उस पदार्थ की चालकता ही चालकत्व कहलाती है। तो डेफिनेशन इजी है, अगर ये समझ में आई है तो आगे मोलर चालकता कुछ नहीं है, उसमें आयतन फिक्स होगा, मोल फिक्स नहीं, जो भी है हम पढ़ेंगे आगे। तो परिभाषा एक बार फिक्स, इकाई आयतन में 2 इलेक्ट्रोड परस्पर 1 सेंटीमीटर पर और जिनका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसकी चालकता ही किसके तुल्य होती है, चालकत्व के तुल्य होती है। कोई डाउट? तो आगे हम पढ़ते हैं मोलर चालकता। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मोलर चालकता की। अगर आपको पिछली वाली डेफिनेशन समझ में आई है तो उसी के बेस पे है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता की बात करूं तो इसमें एक पॉइंट याद रखना, उसमें हमने ये याद रखा था कि उसका आयतन होगा हमेशा इकाई आयतन, चाहे मोल कितने भी हो, आयतन हमेशा क्या होगा, इकाई आयतन। लेकिन यहां पे जो 1 मोल है, 1 मोल घोलने के लिए जितना भी आयतन हो उतना हो सकता है, लेकिन 1 मोल उसमें घुलना चाहिए, यानी 1 मोल वैद्युत अपघटे को विलयन में घोलने के लिए, घोलने पर जो चालकता है वही क्या कहलाती है, मोलर चालकता। यानी यहां पे एक चीज फिक्स है, 1 मोल होगा, उसको घोलने के लिए आयतन हमें पता नहीं है, उसमें था इकाई आयतन। तो इसी प्रकार इसका जो चित्र कैसे बनेगा, यह है वैद्युत अपघटे में मान लेता हूं। तो वैद्युत अपघटे, इन छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें लगे होते हैं इलेक्ट्रोड, ये लगे होते हैं इसमें इलेक्ट्रोड। अब इसकी एक चीज फिक्स है कि इसमें जो 1 मोल को घोलने के लिए, लेकिन जो आयतन है, बात करूं आयतन की, तो आयतन हमारे पास फिक्स नहीं है कि आयतन कितना होगा तब 1 मोल घुलेगा। तो मैं आयतन को मान रहा हूं V, यानी वॉल्यूम। क्या मान रहा हूं, V। और ये परस्पर कितनी दूरी पे है,
यहाँ पे एक पिछली में लिया जो 1 सेंटीमीटर ले लो आप, और इनका क्षेत्रफल ले लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये जो 1 मीटर स्क्वायर लेते तो यहाँ भी इनके बीच की दूरी भी क्या होती है 1 मीटर। यानी वही के वही डेफिनेशन है, 1 मोल वैद्युत अपघटे को घोलने के लिए जब इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर दूरी पर और जिनका क्षेत्रफल होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी चालकता ही क्या कहलाती है, मोलर चालकता। अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा था जब एकांक आयतन पर चालकता कितनी होती है, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था G बराबर K, तो एकांक आयतन पर क्या प्राप्त हुआ, हमें K प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, K। और मैं बात करूं अगर आयतन आपके पास एकांक आयतन का मान K है, जैसे एक पेन का मूल्य 5 रुपए, एक पेन का मूल्य कितना है 5 रुपए, तो 10 पेन का कितना होगा इंटू 10। उसी प्रकार एकांक आयतन पर चालकता K है तो V आयतन पे कितनी होगी, KV। इसी प्रकार V आयतन पर चालकता, जो V आयतन पे जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। हमें आयतन तो पता है नहीं, अगर कितना आयतन लिया जाए जिसमें 1 मोल घुल जाए, डेफिनेशन पे ध्यान देना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, कितना आयतन लूं जिसमें 1 मोल घुल जाए, यानी 1 मोल को घोलने के लिए जितना आयतन है वही उसकी क्या है, मोलर चालकता। अगर बात करूं एकांक आयतन पर चालकता K है तो V आयतन पर चालकता कितनी होगी, इंटू KV, क्या हो जाएगी, K इंटू V। तो चालकता और मोलर चालकता में, चालकता और मोलर चालकता को व्यक्त करते हैं बड़े वाला लैम्डा M, बड़ा वाला लैम्डा M। ध्यान देना बच्चों, केमिस्ट्री में हम एक छोटा लैम्डा भी पढ़ेंगे और ये होता है बड़ा लैम्डा, तो इसे बड़े वाले लैम्डे से व्यक्त किया जाता है, ये थोड़ा ध्यान देना। तो लैम्डा M इसका प्रतीक है। तो V आयतन पे चालकता जो हमें ज्ञात होगी लैम्डा M, वो किसके बराबर होगी, K इंटू V। ये किसमें रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन, ध्यान देना ये संबंध है चालकता कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध है। किसमें संबंध है, मोलर चालकता। यह इंपॉर्टेंट है, चालकता और मोलर चालकता में संबंध। तो डेल्टा M इज इक्वल टू K इंटू V, ये हमने पढ़ ली डेफिनेशन बहुत ही सरल शब्दों में। मोलर चालकता की कुछ नहीं है, कितना आयतन लिया जाए जिसमें 1 मोल घुल जाए वही होती है उसकी मोलर चालकता, यानी मोलर कंडक्टिविटी। अब हम आगे इसी से रिलेटेड अनंत मोलर चालकता क्या होती है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट नियम है, कोलराउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कोलराउस का नियम भी पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप उन स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए जो आपके साथी है। तो मैं बात कर रहा हूं अनंत मोलर चालकता की। किसकी बात कर रहा हूं, अनंत मोलर चालकता। हमने मोलर चालकता के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अगर बात करूं अनंत यानी इनफाइनाइट, अनंत जिसका प्रतीक आपको पता है, तो अनंत मोलर चालकता की मैं बात करूं तो हमें पता है मोलर चालकता के बारे में, यानी V आयतन, यानी कितने आयतन में 1 मोल घुलते हैं उसी को मोलर चालकता हम कहते हैं। अगर मैं बात करूं अनंत मोलर चालकता की, जब ये मोलर चालकता का मान अनंत कर दिया जाए, जब मोलर चालकता को अनंत कर दिया जाए तो उस समय जो चालकता प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, मोलर अनंत चालकता। यानी मोलर चालकता के, ध्यान देना बच्चों, मोलर चालकता के अधिकतम मान को, अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर मोलर चालकता का मान में अधिकतम कर दिया जाए, यानी अधिकतम मान, तो उस समय जो प्राप्त होगा वो होगा अनंत मोलर चालकता। तो अनंत मोलर चालकता कहलाती है, क्या कहलाती है, अनंत मोलर चालकता।
अगर मैं इसके चिन्ह की बात करूं तो हमने मोलर चालकता का पढ़ा था, बड़ा वाला लैम्डा और m, तो इसका अनंत ये हो जाएगा इसका प्रतीक। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, इसका प्रतीक होता है। अब मैं बात कर रहा हूं मोलर चालकता को अनंत करेंगे तो क्या क्या होगा। तो इसमें जो आपको एक संबंध आपको याद रखना पड़ेगा, वैसे ये संभव नहीं है फिर भी आपको याद रखना, मानना पड़ेगा, साइंस के स्टूडेंट हो तो आयतन कभी भी अनंत नहीं हो सकता, लेकिन आयतन अधिकतम, यानी मैं आयतन v को कर रहा हूं अनंत। ध्यान देना, ये राशियां अगर याद रखोगे तो आपको आगे आने वाले कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बात करूं उस समय सांद्रता, कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाएगी न्यूनतम, क्या हो जाएगी न्यूनतम, यानी आप ले सकते हो c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जो है चालकता, मोलर चालकता को आप क्या कहते हो बच्चों, लैम्डा m, तो वो किसके तुल्य हो जाएगी, लैम्डा m अनंत के तुल्य हो जाएगी। किसके तुल्य हो जाएगी, m अनंत के तुल्य। तो यहाँ पे जो सांद्रता बराबर शून्य, आयतन v बराबर अनंत, तो उस समय जो लैम्डा m की वैल्यू है वो तुल्य होगी लैम्डा m अनंत के तुल्य। यही कहलाती है अनंत मोलर चालकता। क्या कहलाती है, अनंत मोलर चालकता। अब हम दो ग्राफ पढ़ेंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। और पढ़ेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा m अनंत, यानी अनंत मोलर चालकता किसके लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। और फिर पढ़ेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। तो अनंत मोलर चालकता आई होप समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है लैम्डा m और अनंत। पहला हम पढ़ेंगे लैम्डा m अनंत प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। तो आपको पहले तो विद्युत अपघट्य के बारे में तो पता है, किसी एक्वा सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह किया जाए तो अपने आयनों में या मूल पदार्थों में टूटना, जब वो पूरी तरह से पूर्णतः आयनीकृत हो जाए तो उसे आप कहोगे प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग। तो यानी प्रबल विद्युत अपघट्य की मैं बात करूं तो पूर्णतः आयनीकृत, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगा, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl के उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि इसका जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है उनका ग्राफ, जिससे हम निकालेंगे लैम्डा m नॉट की वैल्यू, लैम्डा m अनंत की वैल्यू, किसके लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। तो आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझना है। जो ग्राफ है C यानी रूट C, सांद्रता के वर्ग, और इधर जो है लैम्डा m, क्या है लैम्डा m, और यहां से हमें वैल्यू प्राप्त करनी है इस ग्राफ के माध्यम से लैम्डा m अनंत की। कैसे, यहां पे अगर देखा जाए तो 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो मैं बात करूं, हमने एक कंडीशन मैंने बताई थी आपको, व्हेन आयतन हमें लेना है अनंत, जब आयतन अनंत तो सांद्रता शून्य की ओर, जब सांद्रता शून्य की ओर तो उस समय जो लैम्डा m की वैल्यू होती है वो उसके तुल्य होती है लैम्डा m अनंत के तुल्य होती है। ये 3 शर्तें काम आएगी दोनों ग्राफ में। अब जो दूसरा ग्राफ होगा उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा कि वो क्यों नहीं सफल होगा ग्राफ, तो तब हमें आवश्यकता पड़ेगी कोलराउस के नियम की। अब मैं बात कर रहा हूं, किसी समय KCl की सांद्रता मैंने मान ली यहां पे, एक समय पे मैंने मान ली यहां पे कि KCl की सांद्रता प्राप्त हुई, आपको यहां पे मान लिया, यहां पे प्राप्त हुई। तो जैसे जैसे अब हमें वैल्यू प्राप्त करनी है लैम्डा m अनंत की वैल्यू, तो जैसे जैसे इधर बढ़ूंगा यानी सांद्रता के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसे जैसे इधर बढ़ूंगा सांद्रता के मान में क्या हो रही है, कमी।
जब सांद्रता के मान में कमी होगी तो लैम्डा एम वैसे वैसे बढ़ेगा। लैम्डा एम क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि हमें यही तो ज्ञात करना है। सांद्रता कम होगी तो लैम्डा एम का मान अधिकतम, इसीलिए हमने पहले परिभाषा पढ़ी अनंत मोलर चालकता की। जब मोलर चालकता यानी लैम्डा एम जिसका मान अधिकतम कर दिया जाए, उस समय जो लैम्डा एम अनंत प्राप्त होता है वही अनंत मोलर चालकता कहलाती है। और हमें वही ज्ञात करनी है, किसके लिए? प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। क्या ज्ञात करनी है? लैम्डा एम अनंत। तो इसमें यह कंडीशन आपको पता है क्यों लगाई मैंने, कि जैसे जैसे सांद्रता 0 होगी वैसे वैसे लैम्डा एम का मान बढ़ेगा। तो लैम्डा एम इतना बढ़ा, तो लैम्डा एम इतना बढ़ा। यहां तक हमने मान लिया ये ग्राफ हमारे पास ये वाला प्राप्त हुआ, एक सीधी रेखा में हमें क्या प्राप्त हुआ? ग्राफ प्राप्त हुआ ये। अब क्या होता है कि हमें कंडीशन प्राप्त करनी है c बराबर 0 पे। यहां तक मैं मान लेता हूं, और जब इसको मैं अगर धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया यहां पे उसी समय आप नीचे देखना ये c बराबर क्या मिल रहा है? 0। तो ये कंडीशन लागू हो रही है, c बराबर 0। तो उस समय लैम्डा एम, ये रहा लैम्डा एम, उसकी वैल्यू किसके तुल्य हो जाएगी? लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम, सॉरी नॉट बोल रहा हूं, गलती होगी मेरे से। तो ये लैम्डा अनंत, और यही क्या कहलाती है? अनंत मोलर चालकता, मोलर चालकता। लेकिन बच्चों किसके लिए निकाली आपने? ये केवल किसके लिए है? प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। तो कुछ नहीं, एक साधारण सा ग्राफ है जिसमें पहली लाइन ये लिखनी है कि हम जानते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं, ध्यान देना, जो पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। एक समय हमने सांद्रता मानी, जिस समय यहां सांद्रता मानी तो उस समय धीरे धीरे लैम्डा एम का मान बढ़ा। फिर सांद्रता में कमी हो रही है धीरे धीरे, तो लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है। सांद्रता में और कमी हो रही है तो लैम्डा एम का मान और बढ़ा। एक समय जब सांद्रता 0 पे आ गई तो उसी समय देखा और पाया कि जो लैम्डा एम है वो लैम्डा एम अनंत के तुल्य है। और हमारी परिभाषा भी यही है कि लैम्डा एम का मान अधिकतम, तो उस समय लैम्डा एम अनंत प्राप्त हो जाता है। तो हमने प्राप्त कर लिया ये तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। अब मैं बात करूंगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य से, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा, यह जो प्राप्त हुआ बहिर्लेखन बोला जाता है इसे, बहिर्लेखन। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए बहिर्लेखन प्राप्त होता है, आप नोट्स में चाहो तो लिख सकते हो। ये हमने ज्ञात कर लिया प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। अब मैं इसी के लिए अब मैं ज्ञात करने जा रहा हूं दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। किसका मान? लैम्डा एम अनंत की वैल्यू। किसकी वैल्यू? लैम्डा एम अनंत की वैल्यू। तो अब हम प्राप्त करेंगे लैम्डा एम अनंत दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हम ये ज्ञात करेंगे, हमारे पास एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो आपने 10वीं क्लास में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा होगा। जो प्रबल अम्ल होते हैं वो पूर्णतः जल में आयनीकृत होते हैं। जो जलीय विलीन में पूर्णतः H+ आयन देते हैं वो अधिक प्रबल अपघट्य होते हैं। और जो पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं वो वीक एसिड कहलाते हैं, और उन्हें आप दुर्बल वैद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग ले सकते हो। तो मैं एक दुर्बल अम्ल का उपयोग लूंगा यहाँ पे, दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH। तो ये टूटेगा आयनों में CH3COO- + H+। तो यह एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होता है। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता है। जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होता है, इसलिए उसकी सांद्रता में धीरे धीरे क्या आती है? कमी आती है। तो मैं ग्राफ खींच रहा हूं फिर से लैम्डा एम और सी रूट के मध्य। तो सांद्रता का वर्ग, और यहां पे ये जो लैम्डा एम है, क्या है? लैम्डा एम।
तो मैं मान लेता हूं किसी समय दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सांद्रता को मैं मान लेता हूं हमें यहां पे प्राप्त हुई, मान लेता हूं। तो वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होने के कारण पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता है, इसलिए उसकी सांद्रता में धीरे 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 कमी होती है और जो लैम्डा m की वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ती है। तो मैं बात करूं तो थोड़े समय बाद ऐसे प्राप्त होगी, थोड़े समय बाद ऐसे प्राप्त होगी, थोड़े समय बाद ऐसे प्राप्त होगी। तो यानी एक ऐसे प्राप्त होगी, ऐसे ढालाकार ऐसे। तो इधर जाएंगे एक C बराबर 0 तक नहीं जा पाएंगे, ये ऐसे ऐसे प्राप्त होगी और रुक जाएगी क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य होने के कारण। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ जो वक्र प्राप्त किया था ना पिछले प्रबल वैद्युत अपघट्य में, ये वाला, ये यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्राप्त नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा m की वैल्यू कैसे निकालोगे। हमने लैम्डा m की वैल्यू प्रबल के लिए तो आपने बताई सर कि जैसे जैसे स्टेट प्राप्त होगा तो हम वहां से बहिर्लेखन द्वारा प्राप्त कर लेंगे। और अगर इसके लिए निकालो सर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये थ्योरी यहाँ लागू नहीं हो पाई। तो एक वैज्ञानिक आते हैं कोलराउस, तो वो एक अपना नियम देते हैं और उनके नियम के द्वारा आप लैम्डा m अनंत की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाओगे। तो मैं इसमें बात करूं तो इसमें बहिर्लेखन प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। क्या प्राप्त नहीं होता? बहिर्लेखन। जब बहिर्लेखन प्राप्त नहीं होगा, ये वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। अगर हमारे पास ये वैल्यू आ जाए तो इसको मैं अनंत कर दूं तो लैम्डा m अनंत प्राप्त हो जाएगा, बड़ा वाला लैम्डा लिखना। तो यहाँ पे ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हम लैम्डा m अनंत की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब हम पढ़ेंगे कोलराउस का नियम, उसके आधार पे कैसे निकालते हैं उसका नियम। इस नियम की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अनंत मोलर चालकता यानी लैम्डा m नॉट की वैल्यू हम उस ग्राफ के माध्यम से नहीं निकाल पाए। इसीलिए वैज्ञानिक आते हैं कोलराउस और अपना नियम देते हैं, और इस नियम को स्वतंत्र आयन के संचलन का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र आयन के संचलन का नियम। तो मैं इस नियम को पहले बताऊंगा नहीं, पहले इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पूरा सिद्ध करूंगा और उसके आखिर में आपको डेफिनेशन बताऊंगा जिससे ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। अगर कंसेप्ट समझ में आएगा तभी आप डेफिनेशन को आसानी से समझ पाओगे। मैं बात कर रहा हूं लैम्डा m अनंत CH3 एक क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य, क्योंकि इसमें हम बहिर्लेखन यानी बहिर्लेखन की मैं बात करूं, जो लैम्डा m अनंत की वैल्यू हम नहीं प्राप्त कर पाए, लैम्डा m अनंत की वैल्यू हम प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए कोलराउस का नियम है कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए आप लैम्डा m नॉट की वैल्यू, m अनंत की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो जब आपको ये वाला है प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये वाला है प्रबल वैद्युत अपघट्य। ये सही से समझ लेना, इसी के ऊपर आएंगे आंकिक प्रश्न। आपको 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य, कोई जरूरी नहीं है 3, 2 भी दे सकता है और 1 दुर्बल दे सकता है। उनमें किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए आपको लैम्डा m अनंत की वैल्यू पूछ सकता है। तो मैं बात करूं इसको आप खोलोगे कैसे, इसको ध्यान देना। लैम्डा m इक्वेशन पे ध्यान देना। लैम्डा m अनंत हमारे पास है CH3 COOH, ये कैसे टूटेगा आयनों में? लैम्डा m अनंत CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा, बड़ा वाला लैम्डा लेना यहाँ पे, लैम्डा m अनंत किसके तुल्य होगा? H प्लस। यानी अलग अलग आयनों के धनायन और ऋणायनों की सांद्रताओं के योग के तुल्य टोटल होता है लैम्डा m अनंत की वैल्यू। ये हमने ली है किसके लिए? दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। इसी प्रकार में ध्यान देना, इसको मैं अगर नाम दे दूं इक्वेशन फर्स्ट, आगे इसी प्रकार इस प्रबल को खोल रहा हूं मैं लैम्डा। ध्यान देना, एक स्टेप भी चूक गए तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा डेरिवेशन। तो CH3 COONA, सोडियम एसीटेट कैसे टूटेगा? लैम्डा m अनंत CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा m अनंत Na प्लस। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार आपको NaCl को तोड़ना है। लैम्डा m अनंत NaCl बराबर
लेमडा एम, बड़ा वाला लेमडा लिखना है आपको, लेमडा एम अनंत की वैल्यू है जो एन ए प्लस लेमडा एम अनंत की वैल्यू है जो सी एल माइनस, इसको मैं समीकरण नाम दे रहा हूं 3। यहां तक कोई दिक्कत कुछ नहीं कर रहा हूं, साधारण है, उनको आयनों में तोड़ रहा हूं। यहां पे हमारे पास प्रबल वैद्युत अपघट्य के रूप में है लेमडा एम अनंत एच सी एल, उसको तोड़ रहा हूं लेमडा एम अनंत एच प्लस और लेमडा एम अनंत सी एल माइनस, और यहां पे इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 4। अब इन 4 समीकरण को ध्यान से देखना और हमें प्राप्त करना है CH3COOH, यानी CH3CO माइनस और H प्लस, ये वाला प्राप्त करना है 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए। समीकरण 2, 3 और 4 में एक बार ध्यान देना, ये वाली वैल्यू हमें प्राप्त हो सकती है क्या जोड़ने पर किसी को, तो यहां पे ध्यान देना बच्चों, CH3CO माइनस यहां पे नजर आ रहा है नजर, और दूसरी समीकरण देखो जिसमें H प्लस, एक तो वैल्यू ये आनी चाहिए, दूसरी वैल्यू ये आनी चाहिए। यहां देखा तो हमें ये नजर आ गया, लेकिन NaCl नहीं मिला, केवल H मिला, यानी H हमें चाहिए, यानी यहां पे ये जो वैल्यू आ रही है, यानी क्या करूं मैं, समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 4 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी और राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। तो ध्यान से देखना, समीकरण 2 है तो ये वाली साइड, यानी लेमडा एम, मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूं, CH3COONA प्लस ये वाला जुड़ गया। अब इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लेमडा एम अनंत है जो HCl बराबर में बराबर, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो जोड़ रहा हूं मैं लेमडा एम अनंत CH3COO माइनस प्लस, आप चाहो पूरी लिख के ये जोड़ सकते हो या एक के साथ में जोड़ सकते हो, लेमडा बड़ा वाला लिखना या गलती मत करना, लेमडा अनंत एम H प्लस ये वाला लेमडा एम अनंत Na प्लस और प्लस साथ में करना लेमडा एम अनंत Cl माइनस। यहां पे अगर मैं इस राइट हैंड साइड को देखूं तो मेरे पास CH3H प्लस, इसके स्थान पे तो मैं डायरेक्ट ये रख सकता हूं और हमें चाहिए क्या, यही चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त राशियां कौन सी आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है NaCl और Na प्लस और Cl माइनस हमारे यहां दिक्कत कर रहा है। तो ऐसी कौन सी समीकरण है, समीकरण 3 को ध्यान से देखना, समीकरण 3, यानी इस पूरी समीकरण में से समीकरण अगर मैं 3 को घटा दूं, पूरी समीकरण में से समीकरण 3 को घटा दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, यानी इसमें से ये राइट हैंड साइड क्या कर रहा हूं, माइनस लेमडा एम Na प्लस और माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस लेमडा एम अनंत Cl माइनस, ये प्लस से माइनस, और थोड़ा अगर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो तो ये वाली राशि, यह वाली राशि किसके तुल्य है, यह वाली राशि अगर समीकरण 1 को देखूं, समीकरण 1 को अगर देखूं तो हमारे पास यहां थोड़ा ध्यान देना, समीकरण 3 को आपने घटाया है तो राइट हैंड साइड भी घटेगा, तो यह माइनस लेमडा एम अनंत NaCl क्या हो जाएगा, NaCl। तो यहां पे मैं क्या रख सकता हूं, इसके स्थान पे क्या रख सकता हूं, इसके स्थान पे रख सकता हूं लेमडा एम अनंत CH3COOH, यही वैल्यू हमें फाइनल चाहिए, CH3COO। तो एग्जाम में क्या करेगा, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य ज्ञात करने को बोलेगा और आपको 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य देगा। तो क्या करना है, पूरा अगर सरल करो या फॉर्मूला याद रखो, 2 को जोड़ो और 1 को घटाओ, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। अब किसके आधार पे घटाना है, इससे अच्छा आप डेरिवेशन फॉर्म में करके ही उस आंकिक प्रश्न को करें। तो आगे आने वाली क्लास में हम कोलराउस के नियम के ऊपर भी आंकिक प्रश्न को पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें बताइएगा, जिससे हम आपके लिए जल्दी से जल्दी क्लासें उपलब्ध करवा सके। इसी तरह चौहान सर साइंस के साथ आप जुड़े रहिए, जहाँ पे आपको
12th क्लास का पूरा सिलेबस उपलब्ध होगा, 11th क्लास का होगा, 10th क्लास का होगा और 9th क्लास का भी होगा। 9th और 10th में जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी मिलेगी 9th 10th की। और मैं बात करूं 11th की तो 11th में एक स्पेशल सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो मैथ्स और बायो दोनों के लिए है, और 12th में आपको मिलेगी केमिस्ट्री। इससे संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, जिससे हम आपके लिए कुछ और नया कर सके। इसी तरह चौहान सर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।